डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है या कक्षा है, उसमें टॉपिक व्यवहारवाद के बाद आता है उत्तर व्यवहारवाद। तो आज हम उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उत्तर व्यवहारवाद का मैं पहले आपको सामान्य परिचय देता हूँ या सामान्य बात उसके बारे में बताता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के विरोध में जब राजनीति विज्ञान के एक आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की गई, तो व्यवहारवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन तथा एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और उसे एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत के या राजनीति के विज्ञान, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना के एक गंभीर प्रयत्न के रूप में सराहा गया था। आप सभी को पता होगा, ये पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 साल बाद स्वयं इसके समर्थन विद्वान जो हैं व्यवहारवाद के, इन्होंने ये अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां भी रही या हैं। तो व्यवहारवाद न केवल राजनीति विज्ञान देने में असफल रहा जिसका उसने दावा किया था, अपितु यह अपने युग की ज्वलंत समस्याओं पर भी कोई सामयिक एक निश्चित दृष्टिकोण देने में भी असमर्थ रहा। इस प्रकार सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही स्तरों पर व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ। इस स्थिति में अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। तो इस बात से आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है ना। पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर ही उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। उत्तर व्यवहारवाद का जिन परिस्थितियों में उसका आधार पर प्राय यह कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। ठीक है, कि जो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ, जिनके आधार पर यह प्राय कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ है, लेकिन वास्तव में यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है ना। कथन सत्य क्यों नहीं है? जैसा कि डेविड ईस्टन ने बताया कि उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, अपितु मूल व्यवहारवादी आंदोलन में एक सार्थक सुधार के रूप में स्वीकारा है। ठीक है ना, कि व्यवहारवाद आंदोलन है, उसमें एक सार्थक सुधार होना चाहिए, इस रूप में उसे स्वीकारा है डेविड ईस्टन ने। यदि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद पर विचार किया जाए तो यह एक ऐसा बौद्धिक प्रयास दिखेगा जिसने राजनीति विज्ञान के परंपरागत यानी कि मूल्य प्रधान दृष्टिकोण एवं आधुनिक व्यवहारवादी तथ्य प्रधान दृष्टिकोण
के बीच उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित किया है। ठीक है ना। मूल्य प्रधान और तथ्य प्रधान। मूल्य प्रधान परंपरावादी और तथ्य प्रधान एक प्रकार से व्यवहारवादी, आधुनिक। माइकल हेंस एक विद्वान है, माइकल हेंस व थियोडर एल बेकर ने उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में की है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रतिवाद है, एंटी। और इस दोनों के अंतर्विरोध, दोनों में जो अंतर्विरोध होगा एवं संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, जो विद्वान माइकल हेंस व थियोडर एल बेकर हैं, उन्होंने एक प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की जो व्याख्या की, उन्होंने बताया कि एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की तरह है। कैसे कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो तो एक वाद है, और जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो एक प्रतिवाद है, और इन दोनों के अंतर्विरोधों एवं संघर्षों से जो जन्मा है वो उत्तर व्यवहारवाद है। ठीक है ना। जो एक संप्रेषण संवाद है, एक संश्लेषण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसमें प्रथम का शास्त्रीय लक्षण यानी कि मूल्य तथा द्वितीय का वैज्ञानिक लक्षण या कि वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्य दोनों ही मौजूद हैं। तो भी उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों के समान नहीं है, उनसे भिन्न है। एस.एल. वेशबी एक विद्वान है, उन्होंने बताया कि उत्तर व्यवहारवाद के रूप में विकसित राजनीतिक दृष्टिकोण के महत्व को बताते हुए कहा कि अब व्यवहारवादियों तथा व्यवहारवादियों, परंपरावादियों और व्यवहारवादियों दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण में मौजूद श्रेष्ठता यानी कि गुणों को स्वीकार कर लिया है। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में परंपरावादियों की तरह मूल्यों यानी कि वैल्यूज को स्थान दिया है, किंतु मात्र इस आधार पर इसे परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इसने परंपरावादियों के मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ ही व्यवहारवादियों की वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों को भी अपनाया है। इस रूप में उत्तर व्यवहारवाद को हमारे युग के राजनीति विज्ञान का सहज एवं संतुलित विकास कहना अधिक उचित होगा। इसने राजनीति विज्ञान को हमारे युग की समस्याओं के संदर्भ में अधिक जागरूक, प्रासंगिक एवं कार्योन्मुखी बनाया है। ठीक है। तो अब ये एक मैंने आपको जो उत्तर व्यवहारवाद है उस उत्तर व्यवहारवाद का सामान्य परिचय बताया है कि उत्तर व्यवहारवाद कैसे जन्मा, कहाँ से जन्मा, कैसे संगठित हुआ, किस प्रकार से बना, इसका एक सामान्य परिचय मैंने आपको बताया कि उत्तर व्यवहार कहाँ से बना। अब उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति हुई, उसकी उत्पत्ति के जो कारण हैं उन कारणों के रूप में अपन स्पष्ट रूप से व्याख्या करें कि एक प्रकार से सन 1969 में 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो 65वां अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पुराने व्यवहारवादी विद्वान जो डेविड ईस्टन थे, उसने बताया था, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए कहा था कि व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्राय पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुमत अधिक इस समय नष्ट नहीं किया जाए। इसके साथ ही डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में आधारभूत सुधार की मांग भी की थी। व्यवहारवाद के दोषों एवं कमियों के विरुद्ध व्यवहारवादियों कि इस सुधारात्मक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना एवं विकास हुआ था। तो संक्षेप में आप ये कह सकते हैं
कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण है वो कोई एक कारण नहीं है, वो विभिन्न कारण हैं। जैसे यहाँ हम उनकी व्याख्या करें। नंबर एक, कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की, ठीक है ना, जिसका परिणाम स्वरूप ही एक प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति या उसका विकास हुआ। इसमें आप व्याख्या कर सकते हैं कि व्यवहारवाद का आधारभूत दोष यह है कि यह प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के सूक्ष्म अंतर को समझने में असमर्थ रहा। अपने इस दोष के कारण व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक विकसित करने की कोशिश की, किंतु यह संभव नहीं था। अतः व्यवहारवादियों की इस मान्यता के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। दूसरी बात आप ये बता सकते हैं कि व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। व्यवहारवादियों का दावा था कि वे मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करके मानव व्यवहार के बारे में निश्चित नियम बना सकते हैं और वे इस नियमों के आधार पर भविष्य के मानव व्यवहार के बारे में निश्चित व सही भविष्यवाणी भी करने में सफल हो सकते हैं। किंतु वास्तव में मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन ही संभव नहीं है और इसलिए मानव व्यवहार के बारे में न तो निश्चित नियमों का निर्माण संभव था और न ही सही भविष्यवाणी की जा सकती थी। तो व्यवहारवाद की इस असफलता ने उस वैचारिक वातावरण को जन्म दिया जिसमें उत्तर व्यवहारवाद की धारणा का जन्म हुआ। तीसरा कारण आप बता सकते हैं कि व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर मात्र तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया और मूल्यों की पूरी उपेक्षा की। अपने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखांत घटना या गटर की विजय कहा जाने लगा, जो मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया था। वस्तुतः राजनीति विज्ञान के संतुलित अध्ययन के लिए तथ्य एवं मूल्य दोनों का ही महत्व है। तो व्यवहारवाद के इस दोष के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट आप बात ये भी कर सकते हैं कि व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता के कारण भी उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। एक आप ये भी बता सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म युग की मांग है। इसमें आपको बताना चाहिए कि राजनीति विज्ञान के परंपरावादी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों एवं उसके आपसी विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति विज्ञान को एक ऐसी अवधारणा की आवश्यकता है जो इन दोनों दृष्टिकोणों के दोषों से मुक्त हो, किंतु उसमें इन दोनों के गुण पर्याप्त मात्रा में हो। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद ने हमारे युग की इस मांग की पूर्ति की और इसे ही इसकी उत्पत्ति का एक मूल व भावनात्मक कारण माना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक कला के साथ ही एक सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया तथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों के महत्व को स्वीकार भी किया। इससे आधुनिक युग की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान में रुचि भी ली और इस दृष्टि से बौद्धिक जगत का नेतृत्व करने की चेष्टा भी की। तो ये एक प्रकार से आपको उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति की उत्पत्ति थी उसके क्या कारण थे, वो ये कारण है जिनके कारण उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति की उत्पत्ति के विकास हुआ, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ। अब जो नेक्स्ट आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा, उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं यानी कि उसकी आधारभूत मान्यताएं, इनकी व्याख्या अपन नेक्स्ट ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।